Hello friends, welcome to ESC Gate PSU short e-lecture. Today we are starting our environment series and this is the first video on this. Let's starting from the first chapter, that is the ecology and ecosystem. So friends, बात करते हैं ecology की. फ्रेंड्स, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ एनिमल रहते हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं, तो इनके बीच में एक डिपेंडेंसी रहती है. कुछ एनिमल जो हैं दूसरों एनिमल के ऊपर डिपेंड है, कुछ एनिमल्स जो हैं वो कुछ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप डेवलप्ड अमंग द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इन्वायरमेंट इन विच दे आर लिविंग. सो फ्रेंड्स, इस रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं एकोलॉजी. And friends, it is important to note that the term ecology was coined by the Ernst Haeckel. फ्रेंड्स, बात करते हैं इन्वायरमेंट की. तो हमारे नेचर में जितने भी बायोटिक फैक्टर हैं, जितने भी एबायोटिक फैक्टर हैं, जिनके कारण किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इफेक्ट आ रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं इन्वायरमेंट. फ्रेंड्स, बायोटिक फैक्टर के एग्जांपल हो गए जैसे कि कोई प्लांट्स हो गए या तो फिर कोई एनिमल हो गए. फ्रेंड्स, हो सकता है कि कोई एक प्लांट है जो किसी दूसरे एनिमल्स के लिए फूड का सोर्स है. अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर का क्या होगा, अगर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं रहे तो सेकेंडरी कंज्यूमर की लाइफ में इफेक्ट आएगा. सो दिस ऑल आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दिस ऑल आर कॉल्ड एज द इन्वायरमेंट. फ्रेंड्स, एबायोटिक फैक्टर का भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जिसकी पोलार बेयर जो है वो लोअर टेम्परेचर रीजन में सस्टेन करते हैं. कैमल्स हो गए तो वो हाई टेम्परेचर रीजन में सस्टेन करते हैं. सो वी कैन कॉल इट एज अ ओवरऑल एनवायरनमेंट. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की. तो बेसिकली देयर आर 12 लेवल्स ऑफ द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ विच ओनली 6 आर इम्पॉर्टेंट. तो फ्रेंड्स, इसका पहला लेवल है इंडिविजुअल, या इन्हें हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम जब भी किसी एक स्पीसीज फैमिली के एक पर्टिकुलर मेंबर की बात करते हैं तो उन्हें हम इंडिविजुअल कहते हैं या तो फिर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहली पिक देखेंगे जहाँ पर एक इंडिविजुअल डियर है. फ्रेंड्स, ये एक डियर फैमिली को बिलोंग करता है और यहाँ सिर्फ एक मेंबर की बात हो रही है, तो इन्हें हम कहेंगे इंडिविजुअल या तो फिर ऑर्गेनिज्म. एंड फ्रेंड्स, हम अगर उसी फैमिली के 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर को कंसिडर करते हैं तो उन्हें कहते हैं पॉपुलेशन, जो कि लेवल 2 है. एंड फ्रेंड्स, अगर हम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी, जो कि इसका 3rd लेवल है. फ्रेंड्स, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि देयर आर 2 डॉग्स, 3 बफेलोज, 2 zebras. सो दे ऑल आर considered over a particular area, तो हम इन्हें कहते हैं community. And friends, if we talk about the interaction between the various population within a community, then it is called an ecosystem. That is the level 4. Level 5 है biome. Friends, actually biome is a broader term than the ecosystem. If there are 2 or 3 ecosystem, then collectively we can call it as a biome. And similarly, biosphere is a term broader than the biomes, and if there are 2 or 3 biomes, then collectively it will called as the biosphere. फ्रेंड्स, बात करते हैं इकोसिस्टम की. तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये नोट करना है कि ये टर्म जो है किसने कॉइन किया था. सो फ्रेंड्स, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय द मिस्टर ए टेंसले. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप रहती है, एक डिपेंडेंसी रहती है, जिसके कारण एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है उनके इंटरेक्शन का, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. सो फ्रेंड्स, देयर आर 2 components ऑफ द इकोसिस्टम. फर्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट. सो फ्रेंड्स, एबायोटिक फैक्टर ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर को कहते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करते हैं. जैसे कि पहला है फिजिकल फैक्टर, एग्जांपल है सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर. These all are affecting the life of a living organism.
फ्रेंड्स सेकंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दे आर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. थर्ड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर, सॉइल, दीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो फ्रेंड्स बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की. सो बायोटिक कंपोनेंट आर दोज लिविंग फैक्टर दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अदर living organism, like plants affect the life of the herbivorous animal. Herbivorous animal are a source of food to the carnivorous animal. That's why herbivores affect the life of carnivores. Similarly, the life of decomposers depend upon the dead remains of the living organism, and bacteria are also responsible for the life of plants. So all these are the biotic components. सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉफिक लेवल. फ्रेंड्स हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिल रही है उनका सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है सोलर एनर्जी, जिसका यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए. और यही जो एनर्जी है वो एक स्टेज वाइज स्टेज दूसरे स्पीसीज में फ्लो होती है. सो फ्रेंड्स इसी स्टेज में जिसमें एनर्जी धीरे धीरे फ्लो हो रही है, उस स्टेज को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. This can be easily explained using this picture. So the bottommost layer is the producer, which utilizes the solar energy and produces the food. Primary consumer are those which consume the food produced by the plant, and thus primary consumers are the source of food for the secondary consumer. Similarly, the secondary consumer are the source of food for the tertiary consumer. In this way, the flow of energy takes place from the producer to the tertiary consumer, and all this stage, that is the producer stage, primary consumer stage, secondary consumer stage, are called as the trophic level. सो फ्रेंड्स बात करते हैं फूड चेन की. जैसा कि मैंने ट्रॉफिक लेवल में बताया कि एनर्जी स्टेज वाइज स्टेज फ्लो हो रही है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल. तो जब एनर्जी फ्लो होती है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सीरीज of flow of energy from the one trophic level to the another, जिसे हम कहते हैं फूड चेन. एंड फ्रेंड्स फूड चेन दो टाइप का होता है. एक ग्रेजिंग फूड चेन होता है जिसका स्टार्टिंग होता है प्रोड्यूसर से, एंड दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन होता है जिसका स्टार्टिंग होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से. बेसिकली द लेंथ ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन इज लार्जर देन द डेट्रिटस फूड चेन. And it is very important to note down that the flow of energy in food chain is only in one direction, that is from the producer to the consumer and later on. So friends बात करते हैं detritus food chain की. जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होते हैं उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है सोलर एनर्जी. उसी प्रकार डेट्रिटस फूड चेन में जो एनर्जी का सोर्स रहता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा या तो फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा. एंड इसकी जो लेंथ होती है फ्रेंड्स ये ग्रेजिंग फूड चेन से छोटी होती है. फ्रेंड्स बात करते हैं फूड वेब की. तो फूड वेब भी फूड चेन की तरह ही होता है, बट इसमें एक डिफरेंस ये रहता है कि जैसे कि फूड चेन में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, तो फूड वेब जो है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक बहुत से डिफरेंट डायरेक्शन में होता है. जैसे कि हम देख सकते हैं एट वन टाइम the energy is flowing from the plant to the primary consumer, that is good. At the same time, in some other area, the energy is being transferred from the jackal to the lion. At the same time, in some other area, the energy is being transferred to the kite from snake. So all this network is called a food web. And one more important thing, friends, the term food web is introduced by Mr. Charles Elton. Now let's talk about the ecological pyramid. Friends, ecological pyramid is a graphical representation of the flow of energy from one trophic level to another trophic level. Basically एक्ोलॉजिकल पिरामिड के 3 टाइप्स होते हैं. पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर की. इन पिरामिड ऑफ नंबर आवर मेन फोकस इज ऑन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स. एज वी कैन सी दैट इन द grassland ecosystem
the number of the producer is higher than the number of primary consumers, and number of primary consumers are higher than the number of secondary consumer, and so on. This kind of pyramid is called the upright pyramid, and in the parasitic food chain we can see that the number of the producer are less, and the herbivorous the number of the herbivorous are larger than the number of producer. Similarly, the number of the parasites are larger than the number of the herbivores, and so on. And this type of pyramid are called as the inverted pyramid. In the pond ecosystem and grassland ecosystem we are getting upright pyramid, and in the forest ecosystem we are getting pyramid of irregular shape. Moving on to the pyramid of biomass. Biomass are the quantity or the weight of organism in a given area. In pyramid of biomass, in grassland ecosystem and in the forest ecosystem we are getting upright pyramid, and in the pond ecosystem we are getting the inverted pyramid. So friends, it is important to note that in the pyramid of biomass, the pond ecosystem showing the inverted pyramid. So this type of question may be asked in the examination. So friends, बात करते हैं pyramid of energy की. तो जैसा कि मैंने बताया था कि एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में फ्लो होती है, तो उसी के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो फ्रेंड्स, जब भी एनर्जी फ्लो होती है ट्रॉफिक लेवल में तो हमेशा एनर्जी का डिग्रेडेशन होता है, इसलिए कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनता, हमेशा अपराइट बनता है. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमें नोट करना पड़ेगा कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनता, वो हमेशा ही अपराइट बनता है. So friends, let's talk about the ecological succession. Friends, environment में समय के साथ जो स्पीसीज रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स लेफ्ट करते हैं, कुछ नए करेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करते हैं एज द टाइम पासेस. तो यही जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ecological succession. It is a gradual process of change and replacement of the species and the ecosystem over the time. Succession is caused by the change in the ecosystem and is its impact on the species. Ecological succession may also happen when the condition of the ecosystem changes drastically, like the forest fire, the windstorm, volcanic eruption. Some anthropogenic activities can also cause ecological succession. Ecological succession may result in the destruction of the species and alter the dynamics of the ecological community, and may also trigger the struggle for the existence in the prevailing condition of environment. Friends, ecological succession जो है वो 3 टाइप का होता है: प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन एंड सीजनल सक्सेशन. तो बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की. प्राइमरी सक्सेशन हम तब कहते हैं जब मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, कोई एक इकोसिस्टम है जहाँ पर पहले कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट नाउ that area are colonized by the growing plants and animals. So this type of succession is called the primary succession. Friends, second है secondary succession. इसका मतलब है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक इकोसिस्टम है जहाँ पर पहले एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी रहती थी, कुछ प्लांट्स थे, कुछ एनिमल्स थे, लेकिन कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आया जिसके कारण वो जो ओरिजिनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, और कुछ समय बाद, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर के बाद एक नई कम्युनिटी ने वहाँ ओरिजिनेट किया. तो इस सक्सेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन अकर व्हेन एन एरिया दैट हैज प्रीवियसली had an ecological community and is so disturbed or changed that the original community was destroyed and a new community moves in. तो हम इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं. उस डिस्टर्बेंस का कारण हो सकता है नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फॉरेस्ट फायर, फ्लड या विंड स्टॉर्म या वॉल्केनिक इरप्शन, या तो फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस भी हो सकता है. एंड थर्ड है सीजनल सक्सेशन. Friends, seasonal succession is caused by the cyclic change in the environment
or the interaction between the species of community. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं फेसेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बेसिकली इसके 6 फेसेस होते हैं। पहला है न्यूडेशन। तो फ्रेंड्स, न्यूडेशन वो स्टेज है जब मान लीजिए कि अभी इस टाइम में किसी एक इकोसिस्टम में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, बट सडनली एक ऐसा डिस्टर्बेंस आता है जिसके कारण पूरी की पूरी जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं न्यूडेशन। सेकेंड स्टेज है माइग्रेशन। इट रिफर टू द अराइवल ऑफ द प्रोपेग्यूल्स, दैट इज द मटेरियल दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोपगेट टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। थर्ड है एसेसिस, that is the involvement, it involve the establishment and the initial growth of vegetation. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जो डिस्टर्बेंस आया था तो सब की पूरी की पूरी चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ ईयर्स बाद क्या हो रहा है कि फिर से एक नई कम्युनिटी जो है वहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है, मीन्स नई कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं एसेसिस। फोर्थ है कंपटीशन। फ्रेंड्स, जैसे कि एसेसिस में मैंने बताया कि इनिशियल ग्रोथ हो रहा है, तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे उन अवेलेबल रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पर जो स्पीसीज है उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस स्टेज को बोलते हैं हम कंपटीशन। फिफ्थ है रिएक्शन स्टेज। एक्चुअली द रिएक्शन स्टेज इज followed by the competition stage, because in competition stage there is a competition in between the various community, and as a result the dominating community force the other community to leave that place, means the dominating community replacing the existing community. So this stage is called the reaction stage. And friends, last है stabilization stage। इस stage में क्या होता है कि जो प्रीवेलिंग कम्युनिटी है वो जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाती है, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेज। सो फ्रेंड्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द होम्योस्टेसिस। फ्रेंड्स, जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग का एक इम्यून सिस्टम होता है जिसके कारण वो अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर किसी भी एक चेंजेस को रेजिस्ट कर सकता है, उसी प्रकार इकोसिस्टम की भी एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने किसी फंक्शनल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं या तो फिर वो किसी भी चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। तो उस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इकोसिस्टम आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। They can regulate their own species structure and the functional process. The capacity of the regulation is known as the homeostasis. Homeostasis can also be called as the tendency of the ecosystem to resist the change. Negative feedback system is responsible for maintaining the stability in the ecosystem. So friends, I hope this unit is clear to you, and if you like this video then please do subscribe our YouTube channel, and you can also like our Facebook page, and friends, don't forget to give your feedback on the comment section.